क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? बहुत कम आवाज है आज। यस इससे सर। पहले वाली क्लास में भी इतनी आवाज थी ना? ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। क्या आप आवाज सुन पा रहे? यस यस सर। सर। ठीक है। पिछली क्लास तक हमने सर्कुलर मोशन बहुत पढ़ा था, बहुत कुछ सीखा था। आज हम उसमें लिखेंगे सूडो फोर्स, या पहले लिखेंगे रोटेटिंग फ्रेम। लिखिए, रोटेटिंग फ्रेम। आपने अभी तक जो फ्रेम देखी है ना, वो कौन सी फ्रेम थी? ट्रांसलेटरी फ्रेम। आज आपके सामने कौन सी फ्रेम आपको दिखाई जाएगी? रोटेटिंग फ्रेम। रोटेटिंग फ्रेम किसे कहते हैं? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये फ्रेम प्योर रोटेशन कर रही है इस एक्सिस के अबाउट। ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो डॉट दिख रहा है ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप किसी पार्टिकल को ऐसे फ्रेम से देखते हो, मान लो ये पार्टिकल चुपचाप पड़ा हुआ है, पार्टिकल इज रेस्ट इन ग्राउंड फ्रेम। मान लीजिए ये ग्राउंड फ्रेम है, स्टेशनरी फ्रेम को हम ग्राउंड फ्रेम कहते हैं। यहां से देखने पर आपको ये पार्टिकल चुपचाप दिखेगा। पर जब आप इस फ्रेम में देखोगे, यानी आप खड़े होकर ऐसे घूम रहे हो, ऐसे चक्कर लगा रहे हो, इट इज लाइक दैट। आप खड़े हो और आप प्योर रोटेशन कर रहे हो, और प्योर रोटेशन करते हुए आप दुनिया को देख रहे हो। आपको दुनिया क्या लगती है? घूमती हुई लगती है ना। उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, मान लीजिए ये पोजीशन वेक्टर है, एग्री? राइट। इस पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो ओरिएंटेशन है वो थीटा है। और अगर आपकी ये दोनों एक्सिस रोटेट कर रही है, तो अगले ही पल ये रोटेट तो करी जाएगी। कर जाएगी। अगले पल ये यहाँ होगी, और अगले पल ये यहाँ होगा। थोड़ा सा भी अगर घुमा डी थीटा, तो ये भी घूम जाएगा डी थीटा। एग्री और नॉट? क्या आपको लगता है इससे जो ओरिएंटेशन है, देखो आप ओरिएंटेशन में कुछ चेंज आया क्या? अरे, वेक्टर की लंबाई तो अभी भी उतनी है, लेकिन ओरिएंटेशन में चेंज आया कि नहीं आया? क्या चेंज आया? पहले कितना एंगल था, अब कितना एंगल है? तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आपका एक्सेस रोटेट कर रहा है और यू आर रोटेटिंग और दुनिया को देख रहे हो, तो आपको हर चीज, अगर चुपचाप पड़ी हुई है कोई चीज, चुपचाप पड़ी हुई है ना कोई चीज, जैसे कि ये चुपचाप पड़ा हुआ है, तो ये चुपचाप नहीं पड़ा हुआ दिखेगा आपको। आपको ये क्या करता हुआ दिखेगा? आपको ये चलता हुआ दिखेगा। कैसा चलता हुआ दिखेगा? आपको ऐसा लगेगा, जैसे जैसे आप घूमोगे आपको ऐसा लगेगा कि इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है ना? पहले कितना एंगल था? थीटा। अब कितना है? थीटा माइनस डी थीटा। तो ओरिएंटेशन चेंज होने का मतलब आप बोलोगे इस पार्टिकल का मुझे कुछ ओमेगा दिखेगा। दिखेगा ना? क्या आएगा वो ओमेगा? कितना एंगल चेंज हुआ डी टी इंटरवल में डी थीटा से? ये ओमेगा इस एक्सिस का ओमेगा था। एग्री? वही ओमेगा आपको किसका दिखता है? उस पार्टिकल का दिखता है, परंतु इस दिशा में नहीं दिखेगा आपको। आपके हिसाब से ओरिएंटेशन का एंगल लगातार कम हो रहा है। आपका ये वेक्टर आपको इस एक्सिस के पास आता हुआ दिख रहा है। देखो आप, आ रहा है कि नहीं आ रहा पास? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये इस तरफ दिखेगा। तो जब आप एक रोटेटिंग फ्रेम से देखोगे किसी भी पार्टिकल को, ये रहा एक रोटेटिंग फ्रेम, आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हो, इस फ्रेम से देखोगे ना, तो आपको ये पार्टिकल इस तरफ घूमता हुआ दिखेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? और मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, आप बोलोगे हाँ। रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमेशा पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? सर्कुलर होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट किसी को इसमें? तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। और ये वो पार्टिकल है जो चल भी नहीं रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब वो चल रहा होगा तब तो अलग ही सीन होगा, पर अगर वो चल नहीं रहा है तो आप कह सकते हो कि अगर कोई पार्टिकल चुपचाप भी बैठा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में आपको उसकी वेलोसिटी क्या दिखने वाली है? ओमेगा आर। क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई? लिखो आप, इफ अ रोटेटिंग ऑब्जर्वर if a rotating observer see any object which is stationary in ground frame, if a rotating observer see any object which is stationary in ground frame, observer will feel that observer will feel that observer will feel that observer will feel that that stationary particle is moving on circular path. A stationary particle is moving on circular path. Observer will feel that stationary particle is moving on circular path, on circular path with same omega but in opposite direction.
as that of observer with same omega but in opposite direction as that of observer. Observer will feel that particle is doing circular motion with same omega but in opposite direction as that of observer. जो observer का omega है, जो observer के omega का direction है, उसके opposite direction में उसको ऐसा लगेगा कि आपका particle चल रहा है. क्या velocity feel आएगी उसको? ओमेगा r. जबकि इस वाले के हिसाब से इसकी velocity कितनी थी? 0 थी. लेकिन रोटेटिंग बनने के हिसाब से कितनी है? ओमेगा r. ये बात सबको समझ में आ गई? ये कौन सी वेलोसिटी है? v relative. क्या ऐसा भी हो सकता है कि रोटेटिंग ऑब्जर्वर को पार्टिकल चलता हुआ ही ना दिखे? वेल, कोई पार्टिकल उसको चलता हुआ ना दिखे, ये पॉसिबल है. आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखना आप. ये एक डिस्क है, मैंने एक एक्स एक्सिस बना दी आपके सामने, वाई एक्सिस बना दी आपके सामने, और रोटेटिंग एक्सिस ये रही. सबको समझ में आ गया क्या? ऑब्जर्वर कहाँ है मेरा? ऑब्जर्वर हमेशा रोटेशनल एक्सिस पे घुमा डांस कर रहा होगा ऐसे. ये खड़ा हो गया यहाँ पे, ये देखो ये डांस कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है. और ये घूमता हुआ ऑब्जर्वर अब आपके सामने में डिस्क पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, देखना आप ध्यान से. कहीं भी मार्क कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो यही करता हूँ. ये रहा, एक ब्लॉक चिपका दिया फेविक्विक से, फेविक्विक से ब्लॉक चिपका दिया. वैसे फ्रिक्शन से भी चिपक सकता है, अब मैंने फेविक्विक से चिपका रखा है, कोई चांस नहीं है कि ये अलग हो जाए. ठीक है, आप बताओ, जब ये डिस्क घूमेगा तो जो ब्लॉक आपने चिपका रखा है किस पर? डिस्क पर, वो भी घूमेगा ना. अब आप मुझे बताओ कि इस घूमते हुए बंदे को ये हमेशा अपने सामने दिखेगा? उसको नहीं लग रहा आपको? तो इस बंदे के हिसाब से ये कौन सा मोशन कर रहा है? कुछ कर ही ना रहा, कोई मोशन नहीं कर रहा है. इस केस में अगर आपसे कोई पूछेगा कि वी रिलेटिव कितना होगा, वी रिलेटिव इसके हिसाब से, वी रिलेटिव ऑफ ब्लॉक इस बार 0 होगा. क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई? बोलिए, क्लियर सबको ये बात? देख लो इस चीज को. आज क्या नेट बंद है क्या? तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी कम हो गए होंगे संख्या में. काउंट करते कितने हो गए? 31 बच्चे हैं, लेकिन सभी ऑनलाइन में. सिर्फ कोटा के बाहर चालू है, सिर्फ कोटा में बंद है. कारण? राजस्थान में क्या कारण है आज? अच्छा, आज भी एग्जाम है क्या? अरे यार, ये तो जब जब एग्जाम होंगे बैंड बजा देंगे. क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा, अभी जस्ट चेक किया मैंने. हाँ, एग्जाम होते नेट बंद हो जाता है, ये नियम है ताकि चीटिंग ना हो सके. ये मकसद है सरकार का. चलिए, विद रिलेटिव ऑफ ब्लॉक 0. अरे समझो आप, इतना मत घबराओ आप, ये होता है. विद रिलेटिव ऑफ ब्लॉक 0 सबको समझ में आ गया कब हो सकता है? चलिए, तो एक कंसेप्ट तो आपको ये समझ में आ गया कि रोटेटिंग फ्रेम जब भी होगी तो आपको हर पार्टिकल गोल गोल घूमता हुआ दिखेगा. इसमें कोई डाउट है किसी को? चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो. थोड़ा सा तो फोकस कम है. लिख लिया क्या आप सब लोगों ने ये चीज? ठीक है. अब मुझे आपको एक और चीज बतानी है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है. आप देखिएगा क्या है, एक सवाल आप देखिए जिसमें फ्रेम सिर्फ रोटेशन नहीं कर रही होगी, ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही होगी. ये एक डिस्क है, इसमें मैंने ऐसे घुमा दिया और मेरा ऑब्जर्वर इस डिस्क के रिम पर बैठा हुआ है. ये रहा मेरा ऑब्जर्वर. ठीक है, थोड़ी देर बाद मेरा ऑब्जर्वर, इसका ओमेगा आपको दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड, और रेडियस भी आपको दे दिया मान लीजिए 2 मीटर. ठीक यहाँ से कुछ दूरी पर एक बंदा चुपचाप बैठा हुआ है जिसका नाम है ए. और ये कितनी दूरी पर बैठा हुआ है? दूरी बताए थे आपको, ये दूरी है लगभग 6 मीटर.
ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिए. एट द मोमेंट when observer velocity is directly toward point A, at the moment when observer velocity become directly toward A, at the moment when observer velocity is exactly toward point A, at the moment when observer velocity is directly toward point A, जब observer की velocity directly A की तरफ होगी, ऐसा कभी ना कभी तो होगा, आप बता सकते हो कब होगा ऐसा. अब एक टेंजेंट खींचना, जब ऑब्जर्वर चलते चलते आएगा ना यहाँ पे घूमते हुए, ऐसे घूम रहा है ना आपको ऑब्जर्वर, तो लिखो व्हेन ऑब्जर्वर वेलोसिटी इज डायरेक्टली टुवर्ड पॉइंट ए, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. अब आप देखिए एक नॉर्मल बच्चे से क्या मिस्टेक होगी, और आप ऐसी मिस्टेक वापस से नहीं करोगे. पहले मैं आपको मिस्टेक बताता हूँ एक बच्चे से क्या हो. थोड़ी देर बाद आपका ऑब्जर्वर यहाँ आ जाएगा, इस जगह पे घूमते घूमते, ये तो मानते हो. जब यहाँ आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी है, ओमेगा आर होगी ना वेलोसिटी. तो घूम तो उसी से रहा है ना, कितनी आ रही है वेलोसिटी, ओमेगा इंटू 2 आ रही है कि नहीं आ रही है. सर स्क्रीन पे कुछ आ गया है. 8 मीटर पर सेकेंड. स्क्रीन पे कुछ लिखा है, पीछे कुछ लिखा हुआ रहा है, उससे हो जाएगा बेटा. अभी आपको 8 मीटर पर सेकेंड ये दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना. आप बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी. एक सिंपल बच्चा क्या मिस्टेक करेगा. बताइए क्या मिस्टेक करेगा. एक सिंपल बच्चा बोलेगा सर ये चुपचाप पड़ा हुआ है, इसकी वेलोसिटी 8 है, तो इसको जो वेलोसिटी दिखनी चाहिए वो 8 इस तरफ दिखनी चाहिए. राइट और रॉन्ग, ये तो करते आए अपन आज तक, भूल गए क्या आप. अगर ये चुपचाप पड़ा, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, वो वेलोसिटी v से आ रहा है, तो बताओ ऑब्जर्वर के हिसाब से a की वेलोसिटी कितनी होगी. ऑब्जर्वर बनाओ, ए बनाओ, और आप बोलोगे इतनी होगी सर. राइट और रॉन्ग, ये तो बेसिक चीज है, तो हम करते आए. पर आपको बता दूं मैं कि आपने जब ये सब किया था, ये तब था जब आपका एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था. अभी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा है. आप बोलोगे सर कैसे नहीं कर रहा, हमको तो लग रहा है ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है. रुको एक मिनट, कुछ टाइम लगेगा क्या इसमें. नहीं वो बच्चे देख नहीं पा रहे ना, थोड़ा मतलब इसलिए. ठीक है ना. ओके बच्चों देखो इधर, मैं 2 एक्सेस बना रहा हूँ आपके सामने. ये रहा हमारा ऑब्जर्वर, दिख रहा है कि आप सबको ऑब्जर्वर. थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्वर यहाँ आ गया होगा. आपको पता है ना फेविक्विक से आपने इस एक्सिस को चिपका दिया. देखो आप, ये चिपका दिया आपने. अब ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, घूम रहा है. नहीं लग रहा आपको कि एक्सिस जो है आपकी वो चेंज हो गई. आज की तारीख में एक्सिस आपकी 2 ऐसी हो गई. तो क्या आपको लग रहा है कि आपका जो ऑब्जर्वर है, जो भी ऑब्जर्वर आपका है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. और अगर ऑब्जर्वर को हम एक फ्रेम मानते हैं, मान लिया एक्स वाई, फिक्स कर दिया यहाँ पे एक्स वाई. अब कल तक क्या हो रहा था काइनेमेटिक्स में, ये ऐसे चलता था. समझ में आ रहा है, ये ऐसे चलता था, यू या यू चल रहा है या यू चल रहा है. लेकिन आज ये कैसे चल रहा है, आज ये ऐसे चल रहा है कि इसका ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है. तो ये ऑब्जर्वर जो आपको दिख रहा है, ये ट्रांसलेटरी फ्रेम नहीं है, ये प्योर रोटेटिंग फ्रेम भी नहीं है. इसमें 2 चीजें हो रही है. इसमें ओरिएंटेशन तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन जिस एक्सिस को हम अपना फ्रेम ऑफ ऑब्जर्व मानते हैं वो चुपचाप नहीं पड़ा है, वो भी चल रहा है. कितनी वेलोसिटी से, 8 से. तो समझ में आ रहा है भाई. अभी थोड़ी देर पहले आपको जो दिखाया था मैंने, उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ घूम रहा था ना. ये वाला ऑब्जर्वर चल रहा था क्या, अपनी जगह पे घूम ही रहा था ना. अभी क्या हो रहा है, ये घूम तो रहा ही है, ओरिएंटेशन तो चेंज हो ही रहा है इसका, साथ ही साथ क्या हो रहा है, चल भी रहा है. तो ये कौन सी फ्रेम हो गई, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल फ्रेम. जब ऐसी फ्रेम आ जाएगी तब आपको क्या करना पड़ेगा वो सुन लीजिए. ट्रांसलेटिव फ्रेम का तो पता है ना, इस 8 का उल्टा करके चिपकाते, तो एक इफेक्ट तो वो लगा दिया आपने. दूसरा आपको रोटेटिंग का भी पता है कौन सा इफेक्ट आता है, ओमेगा आर. अभी तो समझाया मैंने आपको. इसका ओमेगा किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. देखिए बताओ, आपके सामने ओरिएंटेशन दिखता होगा ना चेंज होता हुआ. अभी ऐसा फिर ऐसा हो गया, कैसा घूम रहा है ये, ऐसा घूम रहा है. क्या बता सकते हो कि ये ओमेगा इसी के बराबर होगा या अलग होगा. बराबर ही होगा. आप खुद सोचो, ये लाइन जितना एंगल घूमी है उतना ही तो हमारा ये भी घुमा है, उतने ही टाइम में. अब वो ओमेगा के हिसाब से चल रहा है.
तो जो डिस्क का ओमेगा होगा वही इसका ओमेगा होगा। बोलो बेटा, खड़ो हो जा फटाफट। क्या बोल रहा है ये? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा सी। क्या होता है? अरे अब वो अलग चीज थी, उसमें एक पार्टिकल गोल गोल घूम रहा था। आप कितना मिक्स कर देते हो चीजों को। देखो, जो कल पढ़ाया था वो बताया था कि एक पार्टिकल इस सर्कल पे गोल गोल घूम रहा है। घूम रहा है ना? यहाँ से देखो और यहाँ से देखो, ओमेगा क्या दिखेगा इसका? अलग अलग। आज तो बात ही अलग हो रही है। आज तो एक डिस्क आपको दे रखी है, जो डिस्क गोल गोल घूम रही है। आपने इस डिस्क के पेरीफेरी पे एक ऑब्जर्वर बिठा रखा है, और मैं ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है ये नहीं बता रहा, ये ऑब्जर्वर खुद घूम रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ऑब्जर्वर जिस ओमेगा से घूम रहा है वो ऑब्जर्वर मैं आपको दिखा रहा हूँ ओमेगा से घूम रहा है। अभी समझ में आ गया तुमको? तो ये ऑब्जर्वर दो चीज कर रहा है। क्या कर रहा है? घूम भी रहा है और ट्रांसलेट आगे ही बढ़ रहा है। ट्रांसलेटरी का इफेक्ट तो आपने डाल दिया ना 8, जो अब तक बोलते थे आप। एक और इफेक्ट डालना पड़ेगा आपको, ओमेगा वाला, जो आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसको वो कहाँ जता दिखेगा? इस तरफ। तो एक वेलोसिटी आपको इधर और दिखानी पड़ेगी रिलेटिव में, वो होगी ओमेगा इंटू ये दूरी। ये दूरी कितनी है? ये है 2 मीटर, ये है 6 मीटर। ये निकालना पड़ेगा। निकालोगे क्या? कितना आएगा ये? 36 -4 कितना हो गया? 32। ओमेगा इंटू √32। अब आपके पास ये जो दोनों वेलोसिटी आ गई ना, इन दोनों का नेट निकालना आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझे आप ये समझे कि अगर कोई फ्रेम रोटेट भी कर रही है, मैं अलग से लिख देता हूँ, पहले वो सुन लो। आप क्या समझे? आप ये समझे कि इफ यू हैव अ फ्रेम, देख लो आप क्या समझे आप। एक तो ये घूम भी रही हो और इसके पास एक वेलोसिटी भी हो। मैं कहीं दिखाया था वेलोसिटी, ये रही v1। और ऐसे में आप ध्यान से देखना, आप ऐसे में आप इस पार्टिकल को देख रहे हो, इस पार्टिकल की वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? एक तो ओमेगा आर हो जाएगी इस तरफ, ठीक है। और दूसरी ये जो v1 दिख रहा है, इसको उल्टा करके चिपकाओगे आप। कहाँ पर? वहां पर चिपका दिया आपने उल्टा करके। इन दोनों का जो नेट आएगा, जो भी आएगा नेट, आप निकाल देना इनका नेट, वही आपका आंसर होगा। जो आएगा, अगर इन दोनों के बीच में एंगल आपको पता है थीटा, तो आप बोल सकते हो कि वो आएगा √ऑफ v1 स्क्वायर प्लस ओमेगा होल का स्क्वायर प्लस v1 ओमेगा आर कॉस थीटा। आ गया सबको समझ में? तो अगर आपके पास कभी कोई ऐसी फ्रेम आ जाए जो रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, ये कौन सी फ्रेम है अपने पास? अ फ्रेम डूइंग रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन। ऐसी फ्रेम अगर आ जाए तो क्या करना पड़ता है ये मैंने आपको बता दिया है। इस फैन को चालू करो। है जी बेटा? हाँ, ऐसे घूम रही है और आगे बढ़ रही है। जेड एक्सिस आगे बढ़ रही है, कह सकते हो ऐसा। घूमते हुए आगे बढ़ना। आप खुद ही घूमते हुए आगे बढ़ जाओ। आप घूमते हुए ऐसे आगे बढ़ो। रियल घूमर इसी को बोलते हैं, घूमते हुए ऐसे आगे जाना। राजस्थान का बहुत फेमस डांस है घूमर डांस। उसमें यही सिखाते हैं कि घूमते हुए इंसान आगे बढ़ जाता है, घूमते हुए पीछे आता है और इतने चक्कर लगाता है कि आप देखोगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे सिर्फ देख करके। इतना तेजी से वो चक्कर लगाता। कला है एक बहुत बड़ी, आपने कभी देखी नहीं है, लेकिन जब देखोगे तो आपको भी लगेगा क्या जबरदस्त डांस है ये। बहुत फेमस हुआ है घूमर डांस। राजस्थान का 2 डांस बहुत फेमस है। एक घूमर डांस है, और अगर आप राजस्थान देखा है, घूमे हो आप थोड़ा बहुत, तो आपको और भी डांस देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और ये सारे डांस आपको कोटा में देखने को नहीं मिलेंगे। ये सारे डांस आपको जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर ऐसी जगहों पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, डांस वाली जो जगह है, जितने भी डांस आप सुनते हो ना फेमस मारवाड़ी डांस, ये कोटा में नहीं मिलेंगे आपको। ये तो जोधपुर, जैसलमेर वहीं मिलेंगे, उसी इलाके में मिलेंगे। क्या लिख लिया आप सब लोगों ने यहाँ तक? अरे मुंडे ये से तो हाँ ना तो बोला करो। शक्ल तो ऐसी बना रखी है कि बस अब तो बस ये माफ कर दो, हो गया बहुत। देखो ऐसा है, ये सब चीजें मैं स्किप कर सकता हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ। ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं होती है। कई बैचेस में देखोगे तो बताया भी नहीं गया होगा ये। आप देख लेना, आपके पास रिकॉर्डिंग सारे बैचेस की देखने का राइट है ना, देख लेना, मालूम पड़ जाएगा आपको। नहीं बताया होगा तो मैं क्यों बताता हूँ ये सब? क्योंकि ये आ सकता है, इसलिए बताता हूँ मैं आपको। और आप इसको हल्के में मत लिया करो, ऐसे मुरझाया हुआ चेहरा रख के क्यों बता रहे हैं सर, जरूरत क्या है इसकी?
वैसे एक भी क्वेश्चन नहीं है शीट में आपके कॉन्सेप्ट का कि ट्रांसलेट योर रोटेशनल दोनों हो जाए तो क्या होगा। विद रिलेटिव कब जीरो होता है ये तो है, लेकिन ओमेगा आर होगा, ये भी होगा, इतना नहीं है आपके शीट में, जरूरत नहीं है आपको, लेकिन कभी ना कभी आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये पक्का है। और जिस दिन मिलेगा ना, आप मुझे याद करोगे कि हाँ सर ने बताया तो था। कॉपी खोलोगे तो मिल ही जाएगा, बताया क्या, लिखा है भी है। आगे बढ़े, ठीक है। क्या हुआ, नहीं लिख पाए आप लोग? किसी ने लिखा क्या? हो गया सर। उसको दो अपनी कॉपी, है वो भी लिखेगा। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर अपन। अब लिखेंगे सूडो फोर्स। आप जानते हो, आपको ये बताया गया था कि अगर कोई फ्रेम ट्रांसलेटरी मोशन में एक्सेलरेट हो रही है तो सूडो फोर्स आता है, लगाना ही पड़ता है आपको। तो अगर आपकी फ्रेम रोटेट कर रही है और आपको उसमें सूडो फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम, अब कौन सी फ्रेम पे आ गए अपन? रोटेटिंग फ्रेम। जब आपको पहली बार सूडो फोर्स पढ़ाया था ना, तो बात बोली थी आपसे, दो तरह की फ्रेम होती है, एक रोटेटिंग और एक ट्रांसलेटरी। रोटेटिंग फ्रेम का हम आपको बाद में बताएंगे, तो वक्त आ गया आज बताएंगे आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैंने किया है अभी तक जिंदगी में सिर्फ 2 बार, 2 ही बैच में किया है, उसके बाद कभी नहीं किया। चक्कर आते हैं, प्रूफ शुरू होता है वहां से और यहाँ पे जाके खत्म होता है। इतना लंबा जोड़े प्रूफ का फायदा क्या है, जिसका इसका प्रूफ का कोई यूज भी नहीं है, आपके सिलेबस के भी बियॉन्ड है, इसलिए अपन इसका प्रूफ नहीं करेंगे। पर क्या होता है ये बताएंगे आप। ये आपका ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, समझ में आ गया क्या कर रहा है? वो घूम रहा है, उसके पास ओमेगा भी है, उसके पास एल्फा भी है, और एक पार्टिकल है, इस पे हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाना चाहते हैं। इस पे ऑलरेडी कुछ नेट फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल रियल फोर्स। रियल फोर्स मतलब कोई तो लग रहा है इस पर, और आप यहां बैठ के इसको देखना चाहते हो, तो आप लगा तो सकते हो इस पे इक्वेशन। पर अगर आप वहां बैठ के इक्वेशन लगाओगे तो आपको कुछ सूडो फोर्स भी लगाने पड़ेंगे। देखो आप, इफ यू वांट टू राइट न्यूटन सेकंड लॉ ऑन अ पार्टिकल, if you want to write Newton's second law from a rotating frame, if you want to write Newton's second law on particle, if you want to write Newton's second law on particle from rotating frame of reference, we have to apply pseudo force on the particle. We have to apply pseudo force on the particle. Now, कैसे? पहले लिख लो, F सारे रियल फोर्स प्लस F सूडो। सूडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि असल में ये फोर्स होते नहीं, ये टर्म्स होती है। हमने इन टर्म्स को क्या मान लेते हैं? फोर्स। तो ये असलियत में इसको लगाने वाला कोई नहीं होता, रियल फोर्स को लगाने वाला हमेशा कोई होता है। और जो लगा रहा होता है ना इस पार्टिकल पे, ये पार्टिकल भी उस पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होता है। लेकिन सूडो फोर्स को हम सूडो क्यों बोलते हैं? इसे लगाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। जब उसको कोई लगाने वाला नहीं है, आप कह सकते हो वो फोर्स है ही नहीं, लेकिन वो हमारी इस इक्वेशन में इस तरीके से सेट हो जाता है कि डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी हम उसको क्या मानने लग जाते हैं कि वो एक फोर्स है, लेकिन वो रियल नहीं है, तो उसका नाम पड़ता है सूडो या फिर वर्चुअल, आभासी है नहीं, आप मान रहे हो। अब जो ए लिखोगे आप, ये ए भी उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में होगा, तो ए रिलेटिव का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम। रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन। अब यहां पर एक पेज है, ए रिलेटिव का मतलब क्या है, मैं थोड़ा आपको और क्लियर कर दूं। व्हाट इज ए रिलेटिव? ए रिलेटिव का मतलब है dx स्क्वायर dt स्क्वायर dy स्क्वायर dt स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप, और आप दूसरा और भी ले सकते हो। ये होता है इसका ए रिलेटिव का मतलब। समझ गए ए रिलेटिव का मतलब क्या होता है? अगर एक्स वाई प्लेन में ही है पार्टिकल, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट का डबल डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं अपन ए रिलेटिव। आप इसे ये भी कह सकते हो कि dx बाई dt निकालो, उसका एक बार डिफरेंशिएट करो, डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। चलिए अब कुछ बातें हैं। रेडी हो आप कुछ बातों के लिए? चलिए रेडी हो तो मैं शुरू करते हैं अपन। सूडो फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपके सामने, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आप सोचना ये क्या लिख दिया। इसमें पहली टर्म है माइनस
एम अल्फा क्रॉस आर, दूसरी टर्म है माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ये और सबसे आखिर में जो सबसे बड़ी टर्म है, सबसे खतरनाक टर्म है, वो है ये तीन तरह के सूडो फोर्स लगेंगे। जब भी आप एक रोटेटिंग फ्रेम से बात करोगे तो तीन सूडो फोर्स लगेंगे। 99% क्वेश्चन में जो लास्ट वाला है ना, वो लगता ही नहीं। कम से कम हमारी शीट पे सर्कुलर मोशन चैप्टर के अंदर एक भी जगह लास्ट वाला नहीं लग रहा। आईबीडी के अंदर एक क्वेश्चन आएगा जिसमें लास्ट वाला लग रहा होगा। लास्ट वाला किसमें लग रहा होगा? आईबीडी के एक सवाल। ये दोनों में से भी हमारी शीट में ये कभी कभी लग रहा है, ज्यादातर तो ये लग रहा है। अब इन सबकी वैल्यू निकालते। इसमें ये दोनों वेक्टर कितने एंगल पर होंगे? देखो, ये आपकी रोटेटिंग फ्रेम है, ठीक है। यूजुअली आपकी रोटेटिंग फ्रेम ऐसी होगी और इसी प्लेन में एक पार्टिकल होगा। यूजुअली इसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, अब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तब तो आप कह सकते हो कि ये एम अल्फा आर ही हो जाएगा। यूजुअली कितना हो जाएगा ये? एम अल्फा आर। मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा, पहले आप ये लिख लो। ये सब लिख लिया आपने? तो डाउट किसी को इसमें? ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा केस हुआ कि आर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हुआ, तो फिर उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू एम अल्फा आर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम ओमेगा स्क्वायर आर। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू तो ओमेगा और वी रिलेटिव के बीच में कितना एंगल है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसकी भी वैल्यू अगर ऐसा ही हुआ जैसा हम सोच रहे हैं, तो फिर इसकी वैल्यू भी सिंपल यही आ जाएगी, 2 ओमेगा इंटू वी रिलेटिव। ये तीनों फोर्स है कौन कौन से? इसको एक नाम दिया गया है, इसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल। क्या नाम दिया इसको? सेंट्रीफ्यूगल। इसको नाम दिया गया कोलोलिस फोर्स। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसे कुछ नाम नहीं दिया गया, बस ये एम अल्फा आर है। ये सूडो फोर्स है। अब आपको मैं एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ ताकि आपको एहसास हो कि क्या है। इस सबके डायरेक्शन के साथ अब सारी बातें करेंगे हम एक बार। एक सिंपल सवाल मेरा आपसे। एक इंसान जमीन पे खड़ा है और गोल गोल घूम रहा है। एक चुपचाप ब्लॉक है, स्टेशनरी ब्लॉक आपके सामने है जो चल नहीं रहा, चुपचाप पड़ा हुआ है। आप बताओ इस इंसान के हिसाब से ये ब्लॉक कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो इस इंसान के हिसाब से इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? अरे यार, आप बोल रहे हो कि इसके हिसाब से सर्कुलर मोशन कर रहा है, फिर अगले स्टेप में बोलते हो एक्सेलरेशन नहीं होगा। आप कैसे इंसान हो? आप कैसी बातें करते हो? सर्कुलर मोशन होगा तो एक्सेलरेशन तो होगा ना, थोड़ा दिमाग तो लगाओ अपना। यस सर। ये सच है कि ये स्टेशनरी ब्लॉक है, लेकिन आप खुद कह रहे हो कि इसके हिसाब से ये ब्लॉक स्टेशनरी नहीं है बल्कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये बात अभी थोड़ी देर पहले समझाई मैंने आपको। तो सर्कुलर मोशन कितने रेडियस पे कर रहा है? कितने ओमेगा से कर रहा होगा? इसी ओमेगा से कर रहा होगा जितने ओमेगा से वो घूमता है, उसका उल्टी दिशा में घूमता हुआ दिखता है। तो बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या दिखेगा इसको? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू ऑब्जर्वर क्या दिखेगा? ओमेगा स्क्वायर आर। किधर दिखेगा? अंदर की ओर। नहीं दिखेगा अंदर की ओर। एक बात बताओ, ऐसा कौन सा फोर्स आपको दिख रहा है जो इसको अंदर की तरफ लग रहा है और एक्सेलरेशन दे पाएगा? आपको ताजुब नहीं हो रहा क्या? ताजुब होने की सोचो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये घूम रहा है, घूमते हुए बंदे को चुपचाप बड़ा हुआ पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ दिख रहा है। तो इस बंदे के हिसाब से इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होना किधर चाहिए? अंदर की तरफ। कितना होना चाहिए वही बता दिया आपने। कितना? मेगा स्क्वायर आर। अब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि जब ये ऑब्जर्वर देखेगा तो इस पे फोर्स एन दिख रहा होगा, एम जी दिख रहा होगा, और तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा। तो फिर सर्कुलर मोशन का जब एक्सेलरेशन इस तरफ आ रहा है, मतलब इधर भी कोई तो फोर्स होना चाहिए ना। मुझे तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा तो बताओ। नहीं दिख रहा ना? सही बात है। जब तक आप केवल रियल फोर्स को देखोगे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन रियल फोर्स के अलावा एक और फोर्स होता है। कौन सा? सूडो। और वो कब लगता है? जब ऑब्जर्वर कैसा होता है? रोटेटिंग। ये ऑब्जर्वर कैसा है? रोटेटिंग। ये बात सबको समझ में आ गई? अब
ये आर क्या होता है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं, व्हाट इज आर। अभी यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको आर क्या है। मैं अब इसका टॉप व्यू दिखा सकता हूँ आपको, टॉप व्यू ऊपर से देखते हैं। एक्स वाई बन जाएगा सीधा, मानते हो? नहीं समझे क्या? ये रहा एक्स, वाई अंदर की तरफ है और जेड ऊपर की तरफ है, ये रहा जेड एक्सिस। तो ऊपर से देखेंगे तो जेड एक्सिस ही बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा। ब्लॉक एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, ये रहा ब्लॉक, ठीक है। ऊपर से देखने में ब्लॉक ऐसा दिख रहा है आपको, और ऑब्जर्वर आपको ऐसा दिख रहा है, वो घूमता हुआ दिख रहा है। वो जिस तरह से घूम रहा है, कैसे ही मान लो मैंने ऐसे मान लिया, कोई तकलीफ है किसी को इसमें? बोलो। अब सूडो फोर्स लगाया अपन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्या इसमें पहला वाला टर्म आएगा एम अल्फा आर वाला? क्या एम अल्फा वाला टर्म आएगा क्या? बोलो फटाफट। नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? आप बोलोगे सर अल्फा तो है ही नहीं, तो कैसे आएगा? ये वाला टर्म नहीं आएगा बिकॉज अल्फा इज 0, राइट। अब केवल दो टर्म आ सकती है, कौन कौन सी? ये और ये, क्योंकि ओमेगा है। पहले टर्म बताओ, ये वाला का डायरेक्शन किधर आएगा? आओ इधर देखते हैं अपन। ये रहा आपका ओमेगा, पार्टिकल का यहाँ से जो एक्सेस है, यहाँ से दूरी, ये आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर मतलब समझ गया ना कौन है? वही पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का, जिस पार्टिकल पे हम कहानी लिख रहे हैं। अब बताओ ओमेगा क्रॉस आर किधर आएगा? पहला वेक्टर देखो, ओमेगा क्रॉस आर, वो किधर आएगा? ये रहा ओमेगा, पूरा आर, ओमेगा क्रॉस आर इधर आएगा। मान गए आप? नहीं समझे अभी तक? अरे भाई ये रहा ओमेगा, ओमेगा वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा, घुमाओ ना ओमेगा क्रॉस आर, इधर ही आएगा ओमेगा क्रॉस आर। ये कौन सा डायरेक्शन है? ओमेगा क्रॉस आर। अभी इसको फिर किससे क्रॉस प्रोडक्ट करना है? ओमेगा से। तो जब मैं ओमेगा ये रहा, ओमेगा का है बाहर की तरफ है, और मुझे घुमाना इस तरफ है, तो मैं ऐसे घुमाऊंगा। वैसे भी आपको याद होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, ये भूल गया? ये इस तरफ ही तो आएगा, अंदर की तरफ। तो ये आ रहा है ये वाला फोर्स, इसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस है। तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा? बाहर की तरफ। तो ये जो फोर्स आ रहा है ये बाहर की तरफ आएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसकी वैल्यू निकल के आएगी एम ओमेगा स्क्वायर आर। याद करिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सॉल्व करना सिखाया था ना, ये कितना आएगा? ओमेगा आर। उसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? फिर सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सब कितने एंगल पे? ये सब 90 डिग्री पे। तो समझ में आ रहा है? ये जो फोर्स है ना, ये सेंटर से दूर की तरफ आता है। सेंटर से दूर की मतलब जो ऑब्जर्वर है ना, उससे दूर की तरफ। अगर आप घूमते हुए देख रहे हो किसी चीज को, तो आप उस पर कौन सा फोर्स लगाओगे? सेंट्रीफ्यूगल, अवे अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जितना आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल, उन सबको भूल जाओ, क्योंकि आपको बहुत कुछ गलत सलत पता होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आप जो बता रहा हूँ वो समझ लो। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, वो होता है, ये होता है, ऐसा नहीं है। होता ये है, कोई भी अगर रोटेट कर रहा है और देखेगा, तो हर पार्टिकल पे वो बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। जो डिस्टेंस है ना उसकी, उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा फोर्स। मैं घूम रहा हूँ आपसे, मेरी एक्सिस से दूरी देखेंगे अपन। किससे देखेंगे दूरी? एक्सिस से। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है? आर। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, अवे की तरफ एक फोर्स आपको लगाना है। लगा दिया। अपन दूसरा कौन सा फोर्स बचा है? ये वाला। क्या आपको पता है इस बंदे के हिसाब से इस ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी? ये कब बताया था मैंने आपको? ये थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब कोई चीज घूम रही होगी तो दूसरा वाला सब आपको उल्टी दिशा में घूमता हुआ दिखेगा, और वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा आर। इसका मतलब इस ब्लॉक के पास इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है, तो फिर तो ये भी लगेगा। पहले ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव का डायरेक्शन बताओ, उसके अपोजिट आएगा ये फोर्स। ओमेगा वेक्टर किधर है? बाहर की तरफ। ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव किधर आएगा? इस तरफ आएगा। आएगा ना ओमेगा, ये वी रिलेटिव इस तरफ आएगा। उसका अपोजिट किधर आएगा? इस तरफ। तो ये एक और फोर्स आ गया आपके पास इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है, अगर आप देखेंगे ओमेगा वेक्टर और ये परपेंडिकुलर एंगल पर है, तो वही आएगा जो मैंने वहां पे लिखा हुआ है 2m ओमेगा वी रिलेटिव। वी रिलेटिव की वैल्यू कितनी है? ओमेगा आर। तो 2m ओमेगा इंटू ओमेगा आर, यानी 2m ओमेगा स्क्वायर आर। अब बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर? रियल फोर्स के नाम पे कितना लग रहा है? 0। रियल फोर्स तो 0 ही है ना, फोर्स तो केवल यही लग रहा है। सूडो फोर्स में एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। किधर आ रहा है नेट? इधर आ रहा है। तो जो भी नेट फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। उसको आप एम ए के बराबर करोगे, ए रिलेटिव के,
तो ये रिलेटिव कितना आ रहा है आपका, वो तो आना ही था, वो तो आपने काइनेमेटिक्स से बोल दिया और एनएलएम से ही बोल दिया। समझ में आ गया कि क्यों आपको हर ब्लॉक सर्कुलर मोशन करता हुआ लगता है। इसको आप अगर डायनेमिक्स कैसे प्रूफ करोगे, ये मैंने आपको करके दिखाया है। तो कौन कौन से फोर्स हो गए इंपॉर्टेंट यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरोलेस, समझ गए। एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस है यहाँ पे। एक प्लेन में रोटेशन हम पढ़ेंगे बस, वैसे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं बट अवर सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में एक प्लेन में रोटेशन होगा, सारे पार्टिकल उसी प्लेन में होंगे और उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। आप ऐसा समझ सकते हो। अब 99.9% क्वेश्चन में आपको कोरिलेस फोर्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में वी रिलेटिव 0 दे रखा होगा। जिसमें दे रखा होगा वी रिलेटिव उसमें मिलेगा आपको, और जिसमें वी रिलेटिव 0 होगा उसमें आपको कोई तरह का। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको कुछ समझ में आया क्या? यस सर। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, हो सकता है आप में से कईयों को पहले डाउट रहा हो। कोरिलेस फोर्स के बारे में आप सबको क्लियर हो गया। यहाँ पे कोरिलेस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकाला अपन ने, पहले ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव निकाला, उसका नेगेटिव साइन। ये तो वहां लिखा हुआ है ना सूडो फोर्स का फॉर्मूला, उसके हिसाब से लिया है। सब जगह माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो सूडो फोर्स के डायरेक्शन क्या क्या आएंगे, अल्फा क्रॉस आर के अपोजिट, इस वेक्टर के अपोजिट और इस वेक्टर के अपोजिट। आगे समझ में? माइनस साइन बाहर लगा हुआ है उस लॉजिक से। अब ये आया कैसे सूडो फोर्स, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम इसको समझ लेना, यही बहुत बड़ी बात है जब ये अपने समझा, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो हम सूडो फोर्स कैसे आया वो तो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है, लेकिन ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 सूडो फोर्स हमेशा होते हैं, जिसमें से कभी कभी 2 ही लगते हैं, कभी कभी एक ही लगता है। कोरोलेस, COROLLIS, एक महान वैज्ञानिक है कोरोलेस। उन्होंने ये बताया था ये फोर्स, इसलिए उनके नाम से ये फोर्स पड़ा है कोरोलेस फोर्स। ये फैन कैसे चल रहा है आज, बहुत स्लो चल रहा है ना, सारे स्लो चल रहे हैं आज, ये भी स्लो चल रहा है यार। ओमेगा कम है इसका मतलब वोल्टेज कम है, लेकिन ट्यूबलाइट तो चमक रही है। पता नहीं कोई तो चमत्कार हुआ है आज। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, लिख लिया सबने? अब कुछ बातें याद रखो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अवे होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जर्वर के हमेशा अवे होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जर्वर के हमेशा अवे होगा। याद रखिए आपका ऑब्जर्वर प्योर रोटेटिंग ऑब्जर्वर होना चाहिए। ये जो आप लिख रहे हो ना सारे सूडो फोर्स, ये कब लिख सकते हो आप, जब आपका ऑब्जर्वर कहाँ पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है। कहीं और बिठा दो उसको नहीं चलेगा, वो प्योर रोटेशन करता हुआ ऑब्जर्वर होना चाहिए। अगर वो ऑब्जर्वर प्योर रोटेशन करता हुआ है तो जो भी उस ऑब्जर्वर की रोटेशनल एक्सिस है उससे अवे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ये पक्का है। ठीक है, दूसरा आप एक और चीज लिख लो, फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, where r is distance of particle from axis of rotation of observer. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला लिख लो आप, m omega square r, where I is the distance of particle from the axis of rotation. Distance of particle from the axis of rotation of observer. Distance of particle from the axis of rotation of observer. समझ गए? अब एक अल्फा आर का भी आपको दिखाते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। अल्फा क्रॉस आर के अपोजिट होगा। पहले कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका भी।
रेडी हो आप सवालों के लिए? पहला सवाल आप सबके सामने। पहला सवाल एक आसान सवाल तो नहीं है, लेकिन एक सवाल से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये एक डिस्क है जो घूमना शुरू कर रही है अल्फा से, और इनिशियल ओमेगा इसका 0 है। तो इनिशियल ओमेगा 0 है और अल्फा से घूमना शुरू कर रही है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये एक ब्लॉक है, ये रखा हुआ है मैंने एक ब्लॉक, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये r दूरी पे रखा हुआ है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे म्यू है, इसका मास m है। अब मेरा आपसे सवाल क्या है? डिटरमाइन द टाइम व्हेन ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग or skidding with respect to disk. Determine the time when block starts sliding, slipping with respect to disk. डिस्क के रेस्पेक्ट में आपका ये ब्लॉक जब स्लिप करना शुरू कर देगा, आपको वो समय निकालना है कि कब वो स्लिप करना शुरू कर देगा। Determine the time when block starts sliding, slipping, skidding with respect to disk. डिस्क के रेस्पेक्ट में आपका ये ब्लॉक, मतलब आप साथ साथ नहीं चल पाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। पहली चीज तो ये, क्या आपको ये समझ में आ रहा है अभी तो चल रहा है साथ साथ, एक समय आएगा जब वो चलना बंद कर देगा। वो कौन सा केस होगा? लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस मतलब ये कि वहां पर फ्रिक्शन कहाँ पे पहुंच गया होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और अभी भी वो स्लाइड नहीं कर रहा होगा, अगले ही पल क्या कर जाएगा? स्लाइड। यही करते हैं हम, तो हम सीधा उसी मुकाम पे पहुंच जाते कि ये स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब एक बात सुनना, अपना ऑब्जर्वर कहाँ बिठाओगे? ऑब्जर्वर कहाँ बिठाओगे? आपकी इच्छा है, मैं बोलूंगा यहाँ बिठा दो, यहाँ नहीं बिठाना अपने को जहाँ ये रोटेट कर रहा है वहीं पे बिठा दो, ताकि घुमा डांस करता हुआ हमारा ऑब्जर्वर बैठ जाए। हमारा ऑब्जर्वर तैयार है। कितने से घूम रहा है वो? जितने से डिस्क घूम रही है उतने से घूम रहा है। हमने अपने ऑब्जर्वर की एक्स वाई जेड एक्सिस को यहीं चिपका दिया है। ये बात सबको समझ में आ रहा है क्या? हमारा ऑब्जर्वर डिस्क के ऊपर चिपक चुका है। डिस्क घूमेगी तो हमारा ऑब्जर्वर भी घूमेगा। एक बात बताओ, ये तो डिस्क के साथ ही चिपका हुआ है एक तरह से। हाँ बताओ, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से डिस्क किस पे रहेगी? रेस्ट पे कि मूव करेगी? मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, आप सब भूल गए। यहाँ लिखाया था ना मैंने आपको वो ढंग से, रेस्ट पे रहेगा नहीं रहेगा? यस सर। अरे भाई, इसका ये बनाओ एक्स एक्सिस, इसका ये बनाओ वाई एक्सिस, और ये बना दो जेड एक्स। अब तो फील कर सकते हो आप, टाइम के साथ ये एक्स एक्सिस घूमेगा, इसी ओमेगा से घूमेगा जिस ओमेगा से डिस्क घूमेगा, क्योंकि आपने उस पर चिपका दिया उसको। और ये ब्लॉक भी समय के साथ घूमेगा, इसका भी ओमेगा क्या होगा? वही होगा जिसके साथ ही तो घूम रहा है वो, बिना स्लाइडिंग के। इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को ये हमेशा अपने से 8 दूरी पर और हमेशा आपकी मुंडी के सामने दिखेगा, दिखेगा ना? क्या कहोगे आप? जैसे अभी आप देखो, क्या ये घूम रहा है? कैमरा घूम रहा है, आप भी घूम रहे हो, लेकिन इसलिए आपको घूमता हुआ नहीं दिख रहा। हम सब घूम रहे हैं ना धरती पर, हम कहाँ एक दूसरे को देख पा रहे कि हम घूम रहे हैं, क्योंकि हम सबका ओमेगा तो सेम ही है। ठीक है, मैं घूम रहा हूँ, मेरी मुंडी घूम रही है, अभी आपकी तरफ है, कल अमेरिका की तरफ होगी, लेकिन होगी जरूर। और आपकी भी मुंडी साथ के साथ घूम रही है, इसलिए आपको क्या मालूम नहीं पड़ रहा कि आप घूम भी रहे हो। सूरज को देखोगे तो शायद आपको एहसास हो कि आप घूम रहे हो, क्योंकि सूरज वहां से वहां तक आता है। सूरज आता है ना दोस्तों उधर, तो सूरज को देख के तो फील आएगा कि हम घूम रहे हैं। चांद सितारों को देख के आपको फील आएगा आप घूम रहे। जो टेलीस्कोप से लगातार देखते हैं 2-3 घंटे तक, ये ऐसे ही देखते होंगे। आजकल तो स्क्रीन पे कैमरे पे दिखता है सब कुछ, तो उनको स्क्रीन पर चीजें चलती हुई दिखती होगी। जब वो लगातार स्क्रीन पे देखते होंगे तो एक स्टार उनको हिलता हुआ दिखता होगा हल्का सा। लगातार देखोगे तो घड़ी भी दिखेगी आपको। देखो, हवा का मतलब आप डिस्क के साथ अपने आप को अटैच नहीं करना चाहते, ये बोल रहे हो? हाँ तो होगा ना, एरोप्लेन एरोप्लेन वालों को फर्क पड़ सकता है, लेकिन एरोप्लेन में क्या इशू आता है वो समझो। एरोप्लेन जब टेक ऑफ होता है तो उसके पास वही वेलोसिटी होती है जो आपके पास भी होती है, ओमेगा आर, वो होती है। तो वहां से मालूम नहीं पड़ेगा आप। चांद से देखोगे तो अगर आप अर्थ को देख सको, चलो चांद छोड़ो आप, वो घड़ी का कांटा दिख रहा है क्या? ठीक है, सेकंड वाला कांटा चलता हुआ दिख रहा है ना, मिनट वाला और आर वाला, जिसका सबसे कम ओमेगा होता है ना, उसको घूमता हुआ देखना बहुत मुश्किल होता है। सबसे कम ओमेगा किसका है? आर वाले का, उतना ही जितना धरती का है। 2π/24 आर लिखोगे ना उसमें भी तो, और धरती का भी यही लिखते हो आप।
तो ओमेगा इतना कम होता है कि चंदा मामा से भी शायद आपको ना मालूम पड़े कि धरती गोल गोल घूम रही है। ठीक है, अब आप बोलते होंगे साइंटिस्टों को मालूम कैसे पड़ा, तो साइंटिस्ट बहुत बड़ी चीज है। आप अभी 12th क्लास में हो, उनका क्या अपन कैसे मालूम करेंगे, उनको बहुत कुछ मालूम पड़ गया है। चलिए हम वही बता रहे हैं जो उनको मालूम पड़ा है। ठीक है अब आप मुझे बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने को तैयार हो आप? एक सूडो फोर्स कौन सा? आप जब इसके ऊपर बैठ के देखोगे ना, तो दो बातें बोलोगे। पहली बात तो ये कि इसके ऊपर बैठ के इसका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो 0 है एंड ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम। कौन सी फ्रेम? जो हमने मानी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो आपको ये ब्लॉक स्टेशनरी नहीं दिखेगा, ये सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, यही सच्चाई है। लेकिन जब आप इस पे बैठ के देखोगे तो आपको ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में दिखेगा, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं दिखेगी, चुपचाप आपको ये पड़ा हुआ दिखेगा। एग्री और नॉट? बोलिए। सबको समझ में आ गया? क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं, इसलिए आपको ये दिख रहा है। क्लियर है बात? अगर ये चुपचाप पड़ा होता ग्राउंड फ्रेम में और आप घूम रहे होते तो फिर आपको विपरीत दिशा में घूमता हुआ दिखता। वो बातें हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन ये तो आपके साथ साथ ही घूम रहा है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, ज्यादा समझ में आ गया। अब अपन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करना है अपने को? इक्विलिब्रियम का। जितने भी ऐसे सवाल होंगे जिसमें ऐसा बोला जाएगा कि ब्लॉक इज स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, एक डिस्क घूम रही होगी और आपसे बोला जाए कि ब्लॉक इज स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मैं एक साथ आपको 3-4 केस बता रहा हूँ। इस आर्क को घुमा दिया और आपसे बोला जा रहा है कि जो मोती है बीड इज स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम, विथ रेस्पेक्ट टू आर्क। या फिर आपको ऐसा बोला जाए, ये एक दो केस और दिखा रहा हूँ आपको। ये कार दे दी आपको, साइड व्यू दिखा रहा है आपको। कार एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, वो सर्कल रेडियस आर दे दिया आपको यहाँ से यहाँ तक का। इसमें एक पेंडुलम दे दिया आपको, तो पेंडुलम थीटा एंगल पर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि दिस थीटा इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। अगर ये बोला जाए कि थीटा कांस्टेंट है ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या? अंदर जो बंदा बैठा होगा, अंदर छोड़ो, जो बंदा यहाँ बैठा हो गया आप, उसके हिसाब से ये तो फिक्स ही हो गया ना, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। घूमता हो तो वैसे भी नहीं दिखेगा उसको। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जितने ओमेगा से ये घूम रहा होगा, हम उतने ही ओमेगा से हमारे ऑब्जर्वर को घुमाएंगे। ये हमारी चालाकी है कि हम अपना ऑब्जर्वर कहाँ बिठा रहे, उसी ओमेगा से घुमा रहे और उसी एक्स से बिठा रहे जिसके अबाउट ये घूम रहा था। कौन? ये पार्टिकल, ये पेंडुलम। ऐसे कई केसेस आपको मिलेंगे। सब में आपको जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले से दे रखा है वहां अपना ऑब्जर्वर बिठाओ उसी ओमेगा से जिस ओमेगा से ये घूम रहा है। समझ में आ गया? चिपका ही दो, मेरी बात मान तो चिपका ही दो उस पर। चिपका दिया ना आपने? अब ये इक्विलिब्रियम का सवाल बन जाएगा। सर्कुलर मोशन खत्म हो गया, चैप्टर नया चालू हो गया। कौन सा? इक्विलिब्रियम। क्या करते हैं सबसे पहले? फ्री बॉडी डायग्राम बना दे। ऊपर क्या लगेगा? एन। नीचे क्या लगेगा? एम जी। और कोई फोर्स? आप बोलोगे सर सेंट्रीफुगल फोर्स लगेगा इस तरफ, कितना? ओमेगा स्क्वायर आर। और कोई फोर्स? यहाँ पे अल्फा भी है। एक फोर्स मैंने आपको अभी तक बताया नहीं था, कौन सा वाला? अल्फा क्रॉस आर माइनस माइनस एम अल्फा क्रॉस आर। ये क्या बताया मैंने आपको? ये कहाँ लगेगा? इसको देखने के लिए आपको मैं टॉप व्यू बनाता हूँ तो शायद ज्यादा समझ में आएगा आपको। मैंने टॉप व्यू बना दिया बच्चों। ये ऑब्जर्वर है मेरा जो कि घूम रहा है अल्फा से, ओमेगा भी है समय टी के बाद। आपको ये समझ में आ रहा है शुरू में ओमेगा नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद तो ओमेगा आ गया होगा ना। मैं उस ऐतिहासिक पल पे पहुंच चुका हूं जब ये स्लिप होने वाला है। टाइम टी पर कितना ओमेगा आ चुका है इसके पास? कुछ तो आ ही गया होगा। अल्फा पता है तो ओमेगा निकाल सकते हो। टाइम टी बाद कितना होगा? अल्फा टी। वेरी गुड, सब समझ में आ रहा है आपको। यहाँ एक फोर्स आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, नॉर्मल एम जी यहाँ दिखाई दिए। अब एक और फोर्स मुझे दिखाना है, अल्फा क्रॉस आर। अल्फा का डायरेक्शन देखो किधर है? इस तरफ। तो अल्फा क्रॉस आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर आएगा? आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन याद नहीं आ रहा कि मैंने अल्फा क्रॉस आर ही लिखवाया था आपको? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बताओ, अगर अल्फा ऐसा होता है तो इस जगह पर, ये इस जगह पर अल्फा क्रॉस आर किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। बिल्कुल याद नहीं आ रहा आपको? जिधर अल्फा उधर ही अल्फा क्रॉस आर। ये रट लो आप। हमें तो उसका माइनस चाहिए ना, वो किधर आएगा? नीचे आएगा। और वैल्यू कितनी आती है इसकी? तो एम अल्फा आर, वो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 90 डिग्री का ये आ जाएगा। आगे दोनों फोर्स
ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब और कौन सा फोर्स बाकी है? एक फोर्स तो बाकी है ना आपका, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो लिखा नहीं आपने अभी तक। फ्रिक्शन कहाँ मानूं मैं? अब 3 फोर्स का इक्विलिब्रियम है ये। एक फोर्स आप बना चुके हो, एक फोर्स आप बना चुके हो, अब तो एक ही फोर्स बाकी है जो आपको बनाना है। तो आप दिमाग लगा के बताओ क्या बनाऊं मैं उसको। मैं बताया क्या दिमाग लगाऊंगा? इन दोनों का एक नेट आएगा सर। फ्रिक्शन है ना, इन दोनों के नेट के अपोजिट नहीं हुआ ना तो इक्विलिब्रियम हो नहीं पाएगा। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन बनाएंगे अपन। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? म्यू एन। ये बताओ एन कितना है? एम जी दिख रहा होगा ना आपको, एन एम जी, वहां से देखो आप। तो एन कितना है? एम जी है। तो एन हो गया एम जी के बराबर। अब बताओ हो जाएगा आगे सॉल्व, अभी और करना पड़ेगा मुझे? कर देते चलो। इन दोनों का नेट कितना आएगा? मैं नेट फोर्स जीरो कर रहा हूँ, इन दोनों का नेट कितना आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस एम एल्फा आर का होल स्क्वायर। इन दोनों का नेट ये आ गया। उसमें से किसको माइनस करोगे? इज इक्वल टू 0। अब ओमेगा की जगह क्या लिखोगे? अल्फा टी। नहीं पता आपको, है ना? प्लस एम एल्फा आर का होल स्क्वायर और म्यू एन की जगह म्यू एम जी। इस इक्वेशन से हम टाइम निकाल लेंगे। आप बिना इस कॉन्सेप्ट के भी कर सकते थे नॉर्मल तरीके से। कौन से तरीके से? जो कल सिखाया था। कल भी तो सिखाया था, फ्रिक्शन के 2 कंपाउंड लेते हैं एफ टी और ए। वो तो बहुत अच्छा तरीका था, उससे ही कर लो आप। हाँ वो भी इजी था, मेरे को तो वो टफ नहीं लगता, वो भी आसान लगता है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर अल्फा दे रखा है तो एक और सूडो फोर्स आएगा, कौन सा? एम एल्फा आर। ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं रखा तो गलत हो जाएगा आपका कुछ। हाँ अभी एक और डायग्राम बनाऊंगा मैं। अल्फा होगा तो 2 आ जाएंगे, अगर वी रिलेटिव होगा तो वो वाला भी आ जाएगा। दो क्वेश्चन खतरनाक के बाद अगर लगातार 4-5 क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, जिसमें से एक ही सूडो फोर्स आएगा बार बार। क्योंकि मैं ओमेगा भी फिक्स कर दूंगा और वी रिलेटिव 0 कर दूंगा अगले तमाम क्वेश्चनों में। पर एक और क्वेश्चन आप हैवी क्वेश्चन देख लो, उसके बाद इसके बाद एक और हैवी क्वेश्चन दिखाएंगे आप। आप इसको बिना सूडो फोर्स के कर सकते थे क्या? अगर बिना सूडो फोर्स के करते तो आप पता है क्या बोलते हैं कि आपका ये ब्लॉक कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। आपको याद है व्हीकल वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, जिसमें व्हीकल की स्पीड लगातार बढ़ रही थी और पूछा था कितने टाइम बाद वो स्लिप करेगा। वहां पे एक इशू आया था कि फ्रिक्शन फोर्स होगा तो इसी प्लेन में, लेकिन किधर होगा हमको नहीं पता। कितने कंपोनेंट लिए थे? 2। वही सब कुछ यहाँ भी करना पड़ेगा। ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और इस सर्कुलर मोशन का अल्फा आपको पता होगा। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसका अल्फा पता है तो आप उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख सकते हो। किस फॉर्मूले से? अल्फा आर से। ठीक है, फिर एक आ जाएगा फ्रिक्शन का कंपोनेंट उधर और एक अंदर की तरफ। ट्राई करना, आपको मैं दे रहा हूँ करने के लिए, आप ट्राई करना। उसी क्वेश्चन को उठा लेना, उसी क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है। समझ गए? लिख लिया आप सब लोगों ने? एक और सवाल लिया जाए। हटा रहा हूं मैं इसको, हटा दूं क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों हटा दे क्या इसको? यस सर। और कोई बच्चा बोलेगा क्या यस सर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, हटा दिया जाए ना इसको। एक और टफ क्वेश्चन आपके लिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन आसान होंगे, जिसमें एक ही सूडो फोर्स देना पड़ेगा। आप जो जो क्वेश्चन सूडो फोर्स वाले मेथड से कर रहे हो उनको आप बिना सूडो फोर्स के कर सकते हो। बिना सूडो फोर्स के करोगे तो वो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन होंगे। नेट फोर्स की जो 4 स्टेप लिखाई थी वो स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या फॉलो करना पड़ता है? सूडो फोर्स ढंग से लगा दो, उसके बाद ये क्वेश्चन किसका हो जाता है? इक्विलिब्रियम। अगला सवाल देखिए आप। ये एक रॉड आपको दे रखी है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है अल्फा से, इनिशियल ओमेगा 0 है। इस रॉड के ऊपर एक रिंग आपको दे रखी है, ये रही एक रिंग, इसका मास m है और फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू दे रखा है। किसके बीच में? रॉड और रिंग के बीच में। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है। कौन? ये रॉड। समझ में आ रहा है? ऐसे रोटेट कर रही है यू। क्लियर है बात?
इस एक्सिस के ऊपर रोटेशन कर रही है। अगर आप देखेंगे तो इसका सर्कल कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टली बन जाएगा। नीचे ग्रेविटी लग रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे फिक्स कर रखा है आपने, इसको रोटेट कर रही है। मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, ये दूरी भी दे रखी है r, यहाँ से यहाँ तक की। डिटरमाइन द टाइम व्हेन determine the time when ring start slipping with respect to rod। मतलब शुरू में स्लिप नहीं कर रही होगी, लेकिन कुछ समय बाद स्लिप करने लग जाएगी। वो समय कौन सा होगा जिसके बाद वो स्लिप करने लग जाएगी, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। Determine the time when ring starts slipping with respect to rod। Determine the time when ring starts slipping with respect to rod। आपकी ये रिंग रॉड के रेस्पेक्ट में फिसलने लग जाए, आपको वो समय निकालना है। एंगल कौन सा एंगल कौन सा मानना है आपको? नहीं, हॉरिजॉन्टल है, बोलता रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये रिंग किस में घूम रही है? ऐसे घूम रही है। कैसे घूम रही है? ऐसे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। आपको मैं इसका एक और व्यू देता हूं, उसके बाद करूँगा। आपको हॉरिजॉन्टल नहीं फील आ रहा ना, आपको हॉरिजॉन्टल फील करवाते थोड़ा अच्छा डायग्राम बना के। ये लो, अभी फील नहीं आ रहा क्या? ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, इसका टॉप व्यू बना रहा हूं मैं, टॉप व्यू में ये रही आपकी रॉड, और ये इसके अबाउट घूम रहा है अल्फा से ऐसे। ये टॉप व्यू दिखाया जा रहा है बच्चों आप, और रिंग ये रही अंदर रिंग। आ गया सबको समझ में? ये टॉप व्यू है, और ये कौन सा व्यू दिखाया मैंने आपको? आइसोमेट्रिक व्यू, जिसमें आपको फील आ रहा है कि क्या हो रहा है। चलो अब बताओ, आपके पास दो ऑप्शन है क्वेश्चन करने के। पहला ऑप्शन है सूडो फोर्स, दूसरा ऑप्शन है बिना सूडो फोर्स। बिना सूडो फोर्स के दिखाते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। बिना सूडो फोर्स के कौन सा मोशन कर रहा होगा? सर्कुलर, क्योंकि ये रेस्ट पर है, इसके रेस्पेक्ट में ये स्लिप नहीं हो रहा। स्लिप नहीं हो रहा मतलब जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे वो भी घूमेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। अगर आपका ये रिंग इसके रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं हो रहा है, तो जैसे जैसे रॉड घूमेगी ये भी उसके साथ साथ घूमेगा। ये कौन सा मोशन कर रहा होगा? इसका एक्सेलरेशन बताओ, टाइम टी पे बताओ। टाइम टी पे इसके पास ओमेगा आ गया होगा, कितना आ गया होगा? अल्फा टी। तो टाइम टी पे एक एक्सेलरेशन अंदर आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर अल्फा टी का स्क्वायर इंटू आर, और एक एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा जिसको हम एटी बोलते हैं। क्या होता है एटी? अल्फा आर। तो अल्फा आर आ गया सबको समझ में? ठीक है, कोई डाउट? बोलो। दो एक्सेलरेशन यहाँ दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना इस प्लेन में, और अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक एक्सेलरेशन इस तरफ होगा एटी, और एक एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा जिसको आपने नाम दिया है ओमेगा स्क्वायर आर। अब फोर्स बताओ कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो mg लग रहा है, ये लगा दिया मैंने mg। और कौन सा लग रहा है? और आप बोलोगे सर नॉर्मल लग रहा है। अब नॉर्मल में फिर इशू आएगा सिलेंडर वाला, याद करो केस, मैंने आपको एक बार पहले भी करवाया था। इस बार आप नॉर्मल कहीं नहीं मान सकते एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि पूरी सरफेस ऐसी है ना। समझ में आ गया आपको सिलेंडर स्लीव वाला? तो क्या कहा था उस दिन मैंने आपसे? मानना तो इस रॉड के परपेंडिकुलर ही पड़ेगा। तिरछा मान सकते हो तो एक कंपाउंड ऊपर मान लेना, एक इधर मान लेना। यहाँ तो मैं एक कंपाउंड दिखा दूंगा और एक यहाँ दिखा देता हूँ। बोलो किधर मानो? मैं एक ऊपर मान लूँ, एक कंपोनेंट मैंने ऊपर मान लिया n1। एक और कहाँ मानना पड़ेगा? इस तरफ मान लो या उस तरफ? इस तरफ मान लो क्या? तो मैंने एक कंपोनेंट इस तरफ मान लिया। मैंने ये माना है कि नॉर्मल असल में तिरछा आ रहा है। ये जो रॉड है इसके ऊपर नहीं आ रहा, इसके इधर भी नहीं आ रहा, वो कुछ ऐसा तिरछा आ रहा है। उसके दो कंपोनेंट एक इधर माना है। सबको समझ में आ गया बात मैंने क्या किया है? क्यों करना पड़ा? क्योंकि नॉर्मल के बारे में हम श्योर नहीं थे। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। वो भी तो लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा ना। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन की खास बात ये होती है कि उसका डायरेक्शन आप जो मर्जी आप मान लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको तो पता है नेगेटिव आने का मतलब उल्टा हो जाएगा। फ्रिक्शन लगेगा तो इस रिंग का इसी डायरेक्शन में ना। अगर आप देखेंगे इस रिंग की टेंडेंसी अगर कहीं होगी तो इसके ऊपर ही तो स्लाइड होने की होगी। तो फ्रिक्शन तो इसी के अलॉन्ग लगेगा। या तो आप इधर मान लो या आप इधर मान लो। श्योर हो आप किधर मानना है? बोलो। इधर अंदर मान लो। तो अंदर मान लिया मैंने। फ्रिक्शन लग रहा है इस पे इस तरफ, एफ एस। अगर आप सीधे लिमिटिंग कंडीशन देखना चाहते हो तो ये एफ एस को आपको बराबर लिखना पड़ेगा म्यू एन के। समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? अगर आप
पानी चाहिए था। एफ एस को आप म्यू एन लिखो और एन जो है ना आपका होगा n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट एफ एल। शायद आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? हम उस ऐतिहासिक पल पे जा चुके हैं जिस पल पर इसकी क्या होने वाली है, स्लिपिंग। तो उस समय फ्रिक्शन कहाँ पे पहुंच गया होगा? अपने लिमिटिंग वैल्यू। जब मैंने व्हीकल स्लिपिंग वाला समझाया था तो वहां मैंने ऐसे नहीं समझाया था, वहां पहले मैंने फ्रिक्शन निकाला था एज अ फंक्शन ऑफ टी। फिर आपको बोला था कि वो फ्रिक्शन जब म्यू एन के बराबर हो जाएगा तो वो स्लिपिंग हो जाएगी। याद आ रहा है आपको? व्हीकल वाला क्वेश्चन याद नहीं आ रहा क्या? आ रहा है ना? अभी यहाँ मैंने क्या किया, फ्रिक्शन निकालने की बजाय डायरेक्टली फ्रिक्शन को क्या मान लिया, म्यू एन, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन तो चल ही रही है। परंतु एन क्या होगा? इन दोनों का सम। n1 कितना है? mg। ये कैसे बोला आपने? क्योंकि सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर प्लेन में दो ही फोर्स लग रहे हैं, उनका सम 0 होना चाहिए, ये हमारी थ्योरी। ओके, अब जितने भी फोर्स आपको दिख रहे हैं वो सब दो ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन में दो डायरेक्शन में, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। चेक कर लो कोई ऐसा फोर्स है क्या जो रेडियल या टेंजेंशियल के अलावा किसी और डायरेक्शन में है तो बताओ। नहीं है ना? नहीं है पक्का? तो बस इक्वेशन लगा दो फटाफट। पहली इक्वेशन लगाते हैं रेडियल डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन आएगी? एफ एल लग रहा है इस तरफ और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा होगा। कौन सा दिख रहा है आपको? एक ही दिख रहा है मुझे तो। एफ एल इज इक्वल्स टू एम अल्फा टी का स्क्वायर इंटू आर। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब टेंजेंशियल में लगाओ एक इक्वेशन। टेंजेंशियल ये रहा ना टेंजेंशियल इक्वेशन। इसमें कौन सा फोर्स दिख रहा है आपको? एक ही दिख रहा है, N2 इज इक्वल्स टू एम ए टी। और ए टी कितना होता है? अल्फा आर। पता है आपको ये बात? इससे सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म। अगर आप इन क्वेश्चन को सर्कुलर मोशन वाले कंसेप्ट से करोगे तो फिर आपको मैंने जो चार बातें लिखाई थी ना, वो चारों बातें आपको लगानी पड़ेगी। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप उससे करना चाहो सूडो फोर्स से, तब भी है तो ये हैवी क्वेश्चन, नन्ना मुन्ना तो तब भी नहीं है, लेकिन तब ये है कि आपको इक्विलिब्रियम का सवाल हो जाएगा ये आपके लिए, तो कुछ तो आसान होगा आपके लिए। अगर आप इसको सूडो फोर्स से लगाओगे तो आप कौन कौन से सूडो फोर्स लगाओगे? ये एक्सेलरेशन पे पहले आप लिख लो, इससे मैं आपको फिर उससे करके दिखाता हूँ। पहले इससे लिख लो फिर उससे भी करके दिखाते हैं आपको, फिर आप डिसाइड करना कि आप भविष्य में कैसे करोगे। दोनों ऑप्शन खुले आपके लिए। मेरी एक सलाह है, जितने क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है ना इट इज स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, बेस्ट है कि सूडो फोर्स से करो आप। ऐसे सवाल जिसमें ये लिखा होता है कि ब्लॉक डिस्क के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ये उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, उसके साथ साथ घूम रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा, ऐसे सवालों को करने के लिए बेस्ट वे क्या होता है? सूडो फोर्स। अभी दिखाते हैं आपको सूडो फोर्स से करके इसी सवाल। फटाफट लिख लीजिए पहले इसको। कुछ पूछना है क्या? सर वो नॉर्मल का डायरेक्शन अगर देखा है तो उसका N2 का कंपोनेंट हम लोग वापस से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर N2 का डायरेक्शन हम लोग रेडियल नहीं ले सकते हैं क्या? कैसे ले लोगे? रॉड के परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा ना। ओके। इन दोनों का डायरेक्शन होना तो रॉड के परपेंडिकुलर चाहिए। आगे समझ में? यस सर। भाई आप देखो, ये आपकी रॉड है, ठीक है। अब जो N1 N2 होगा ना, दिख रही है क्या रॉड आपको? N1 N2 ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप ऐसा कैसे ले सकते हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रॉड के अलोंग तो हो ही नहीं सकता। आ गया सबको समझ में? नॉर्मल फोर्स आएगा तो रॉड के परपेंडिकुलर ही। ये बात आप सबको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना। क्या आगे बढ़ सकते हैं अब हम? लिख लिया आप सब लोगों ने? फटाफट लिखो, थोड़ा टाइम लगेगा, इस हैवी क्वेश्चन है। मैकेनिक्स चालू होते ही थोड़ा सा फील करना पड़ता है हर चीज़ को, और उससे पहले तक हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, वो बहुत तेज़ी से निकल सकता था, इसको एकदम तेज़ी से निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, क्या आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ऐसा हैवी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आंखें बंद कर लो और दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस में नहीं आ सकता, ये जो आपको भी दिख रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा भी तो केवल किस में आ सकता है? एडवांस। मेंस के लायक क्वेश्चन नहीं है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। मेंस में आते रस्सी घुमा दिया, टेंशन निकालो, या फिर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस पर अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो r⁻³ के प्रोपोर्शनल है। बताओ कि इसका टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होगा? अब चक्कर आ गए। ये जो f दिख रहा है, इस f को mv² r के बराबर कर लेना।
क्या मिल जाएगा आपको, v मिल जाएगा। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/v, टाइम पीरियड मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में 2-3 बार आ चुके हैं। हाँ ऐसा क्वेश्चन। या फिर हो सकता है कि आपको फोर्स प्रोपोर्शनल टू r³ ना दे, आपको पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ r दे दे, बोले कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है r रेडियस के फंक्शन के रूप में, बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा। इसमें क्या नहीं दिया आपको, फोर्स नहीं दिया ना, फोर्स तो d/dr से आ जाएगा ना फोर्स। तो जैसे ही फोर्स आपके पास आ जाएगा, उस फोर्स को आप किसके बराबर करोगे, mv²/r के, यहाँ से v निकाल लेना, टाइम पीरियड 2πr/v हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेंस में आए हुए, लल्लू प्रोफाइल मानता हूँ मैं इसको, मैं तो करवाता भी नहीं हूँ क्लास में क्वेश्चन, ऐसे ही बताया था ये होता है। क्या है इसमें, है क्या इसमें, हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पे कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा लल्लू क्वेश्चन आएगा। या फिर स्प्रिंग दे देंगे, स्प्रिंग में कितना इलॉन्गेशन हुआ, रस्सी में कितना टेंशन है, ब्रेकिंग टेंशन इतना है तो कितना तेज आप घुमा सकते हो, वो सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। या फिर अभी एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा जो जेईई मेन में आता है, अब वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जेईई मेन वाले, ओमेगा वाले, ये सूडो फोर्स वाले, ये तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। सबको समझ में आ गया सवाल? क्या आप चाहोगे कि मैं इसको सूडो फोर्स भी करके दिखाऊं करके? दिखा रहा हूं, नहीं चाहते आप कुछ ना किया जाए आपके लिए? अब थक गए आप हैं, जिस दिन आप थक जाओगे मुझे मालूम पड़ जाएगा बच्चों। ये रही आपकी रिंग, बातें नहीं भाई, बातें करने मत आए, बातें मत करिए। देखो ऑनलाइन वाले बच्चों, आप चाहते हो कि इसको सूडो फोर्स से किया जाए? ठीक है, कर रहे हैं हम। आपको खुद को पता है सूडो फोर्स कौन कौन से लगेंगे। ये अल्फा है और टी टाइम बाद इसका ओमेगा कितना हो गया होगा, अल्फा टी। एक फोर्स लगेगा दूर की तरफ, पहले तो सूडो फोर्स बनाने के लिए आपको ऑब्जर्वर बिठाना पड़ेगा, यहाँ पर बैठ गया आपका ऑब्जर्वर, XY एक्सिस बना सकते हो ऑब्जर्वर का, मतलब ये। और जैसे ही आपने ऑब्जर्वर बिठा दिया है, अब ऑब्जर्वर के हिसाब से एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी है ये, r। तो बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का लगेगा बाहर की तरफ, ये तो लगता है, एग्री? ये अल्फा भी है तो एक और सूडो फोर्स है m∠r, वो किधर लगेगा, अल्फा r किधर है, अल्फा r, अल्फा इधर होता है, पता है ना, अल्फा r टेंजेंशियल होता है भाई, इस r के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो उसका नेगेटिव किधर आएगा, पीछे की तरफ। आ गए, ये दो फोर्स आ गए। अब कौन से फोर्स बाकी है, नॉर्मल और फ्रिक्शन। नॉर्मल तो आपने खुद नहीं बोला है सर, हम दो मानेंगे, एक ऊपर मान लेंगे एक इधर मान लेंगे। ये जो व्यू आपको दिख रहा है तो टॉप व्यू है ना, तो यहाँ पे आपको N2 वाला दिखाते हैं, N1 वाला तो डॉट में आ जाएगा। डॉट में क्यों, क्योंकि वो बाहर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ है ना, तो ऐसा बाहर की तरफ होगा। तो एक आपने इधर मान लिया, एक आपने इधर मान लिया। इधर देखो, यहाँ दिखाता हूँ, एक यहाँ आ जाएगा m⍵²r और दूसरा आ रहा है m∠r पीछे की तरफ, ये रहा m∠r। अब समझ में आ गया, एक N1 N2 बना ही दिया मैंने, 80 हटा दो, N1 N2 रहेगा, ये भी हटा दो। ये सारे फोर्स आ गए। और कोई फोर्स बाकी है, फ्रिक्शन बाकी है। फ्रिक्शन कितना मानना है आपको, अंदर की तरफ मान ही रखा आपने, ये रहा ये बेटे। अब लगा दे इक्विलिब्रियम, बताओ इक्विलिब्रियम में क्या क्या लगाओगे आप, ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस, ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस, ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस। तीन इक्वेशन आएगी बैलेंसिंग की, बना लोगे तीन इक्वेशन। और FL का फॉर्मूला यही होगा जो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। अरे अगर नहीं समझ बताओ, नहीं समझ में आया, आगे आया तो बोलो आ गया है, आगे क्या समझ में। इक्वेशन लिखता हूँ मैं, FL = m⍵²r, N2 = m∠r एंड N1 = mg। इक्विलिब्रियम की तीन इक्वेशन, और FL का फॉर्मूला ये भी होगा। तो N1 N2 की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, इसको लिखो m⍵²r, m∠t का स्क्वायर r, तो α_t का स्क्वायर इंटू r = म्यू। N1 की जगह क्या लिखोगे आप, mg, और N2 की जगह m∠r का होल स्क्वायर। यहाँ से आप टाइम निकाल लेना। अगर आप सूडो फोर्स ढंग से लगा पाए ना, तो सूडो फोर्स से क्वेश्चन थोड़ा आसान तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आसान इसलिए होता है क्योंकि आपको नेट फोर्स = MA, AT, AN ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ता, सीधा आपको सारे फोर्स बनाने के बाद नेट फोर्स को जीरो करना होता है बस। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जिन डायरेक्शन में दिख रहे हैं उन सब डायरेक्शन में आपको सारे फोर्सेस को क्या करना होता है, केवल बैलेंस करना होता है। सबको समझ में आ गया बात?
नहीं, 2 ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव, वी रिलेटिव भी इसकी फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम नहीं है वी रिलेटिव, वी रिलेटिव इस फ्रेम के हिसाब से वी रिलेटिव हो। सबको समझ में आ गया ये बात? लिख लिया सबने? यस सर। चलो आगे बढ़े फिर अपन। ठीक है, अब थोड़ा आसान क्वेश्चन लेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन हो गए, अब अपन थोड़े लल्लू क्वेश्चन लेंगे आपके लिए। अभी तक अपन ने कैसे क्वेश्चन लिए? हैवी क्वेश्चन, ये सब एडवांस लेवल के थे। अब आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आएंगे सूडो फोर्स वाले, वो सारे के सारे मेंस लेवल के आएंगे। देखिए आप उनको कितना इजीली समझ पाते हो। क्या बोल रहे हो? लिख लो आप पहले। आइए रेडी हो आप? कुछ आसान सवाल। पहला आसान सवाल आपके लिए, अब ये आसान है। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग आपको दे रखी है और ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, दिख रही है ना आपको रिंग कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है रिंग। इसका रेडियस है आर, सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, ये घूम रही है। एक मोती यहाँ पे दे रखा है और ये मोती थीटा एंगल पर इस रिंग के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है। रिंग के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिंग के रेस्पेक्ट में वो स्लाइड नहीं कर सकता। लिखो आप, a ring is stationary with respect to semicircular ring at angle theta. Ring is stationary with respect to ring नहीं, मोती is stationary, bead is stationary with respect to semicircular ring at angle theta. Determine this theta. ठीक है बच्चों, आपके पास दो ऑप्शन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि स्टेशनरी शब्द लिखा हुआ है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करिए। ऑब्जर्वर कहाँ बिठाओगे आप? अब तो डायरेक्ट रटी लो, ऑब्जर्वर यहाँ बिठाना है और एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर। याद आ रहा है कि आपको ये कुछ? आर होती है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्वर आपका यही बैठेगा। समझ में आ गया? जिस एक्सिस जिससे वो घूम रहा होगा ना, हम ऑब्जर्वर वहीं बिठाते हैं और उतने ही ओमेगा से घुमाते हैं उसको भी जितने ओमेगा से घूम रहा होता है, ताकि इस ऑब्जर्वर को भी ऐसा लगे कि ये क्या है? स्टेशनरी। बात सबको समझ में आ गया? देखो आपको ये याद नहीं है, आप तो क्या मानते हो कि घूम रहा है वही रोटेटिंग एक्सिस है, जबकि ऐसा होता नहीं है। रोटेटिंग एक्सिस हम बनाते हैं, पहले से नहीं दे रखी होती। ऑब्जर्वर हम बिठाते हैं, पहले से नहीं दिया होता। ऑब्जर्वर का ओमेगा भी हम डिसाइड करते हैं कि कितने ओमेगा से हम इसको घुमाए जिससे कि वो हमें कैसा लगे? स्टेशनरी। तो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई चीज घूम रही है, उसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है और बोला जाए कि वो स्टेशनरी है, तो वो जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है आप भी अपना ऑब्जर्वर वहीं लगाओगे और वो भी उतने ही ओमेगा से घुमाओगे उसी डायरेक्शन में जिसमें वो घूम रहा है। उसके बाद आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ये आर कहलाता है और एम ओमेगा स्क्वायर आर आपका फोर्स हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पे एम अल्फा आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको अल्फा दे ही नहीं रखा। एग्री? आपको ओमेगा दे रखा है, अल्फा नहीं दे रखा, तो वो है ही नहीं फोर्स। और अगर ये इसके रेस्पेक्ट में चल नहीं रहा तो विजिबिलिटी भी नहीं है, इसलिए वो वाला फोर्स भी नहीं है, इसको हम कोलेस फोर्स कहते हैं। तो अब जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अगले 2-3 मिनट में, उन सब में यही होने वाला है कि एक ही फोर्स होगा। नीचे कौन सा लग रहा होगा? mg। इधर कौन सा लग रहा होगा? नॉर्मल। अब सॉल्व कर लेना, कर लोगे? क्या आ रहा आंसर? लेमी थ्योरम लगा सकते हो या आप कंपोनेंट लेके कर सकते हो। ये हो जाएगा n cos थीटा, ये हो जाएगा n sin थीटा। इक्विलिब्रियम का सवाल है, n cos थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0, n sin थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 0। r निकालना पड़ेगा आपको कैपिटल R से। निकाल लोगे क्या? निकाल लोगे ना? तो निकाल लेना। r हो जाएगा कैपिटल R sin थीटा। 3 इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे तो थीटा आपको मिल ही जाएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाए। देखना आप, ये एक वायर है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब
और इस वायर को इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया ओमेगा से। वायर आपको दिख रहा है, सेमी सर्कुलर रिंग की जगह आधा वायर लिया, आधा वायर को ऐसे घुमा दिया, घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट। और यहाँ पे भी एक मोती दे दिया आपको, बोला जा रहा है कि मोती एक पर्टिकुलर हाइट पर जाके इक्विलिब्रियम में आ चुका है। आपको जिस जगह पे वो इक्विलिब्रियम में आ गया है ना, इसके रेस्पेक्ट में, इस वायर के रेस्पेक्ट, ये वायर है, आपको उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। डिटरमाइन, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कहाँ पे किया था हमने? फ्रिक्शन में नहीं किया था हमने, चलो कोई बात नहीं, लिखो आप। अरे वहां भी नहीं किया था हमने, एनएलएम में किया था ये क्वेश्चन, जब आपने एक ऐसा इक्वेशन बना के आगे चलाया था उसको। कोई बात नहीं, चलो अभी तो करो आप। पुराना वैसे भी याद नहीं रहता आपको। क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ मोती if moti is not sliding with respect to wire. If moti is not sliding with respect to wire. If moti is not sliding with respect to wire. If moti is not sliding with respect to wire. अगर आपका ये मोती वायर के रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा है तो आपको ये बताना है। डालोगे आप, क्या बताना है आपको? एक्स वाई कोऑर्डिनेट। क्या करोगे आप? सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर मानोगे, आर निकाले बिना तो कुछ होगा नहीं, तो वो आर आप निकालो, कितना आएगा? पीछे एम जी लग रहा होगा और एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा, एग्री? ये तीन फोर्स लग रहे होंगे जैसे पहले लगाए। इन तीनों फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये किस में होगा? इक्विलिब्रियम में, क्योंकि हम अपना ऑब्जर्वर एक्सिस ऑफ रोटेशन में बिठा रखा है हमने। जैसे यहाँ बिठाया था वो उतने ही ओमेगा से घूम रहा है जितने ओमेगा से ये घूम रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये स्टेशनरी है और ये इक्विलिब्रियम का सवाल बन गया आपका। जब भी ऐसा लिखा हुआ आएगा ना, इट इज नॉट मूविंग नॉट स्लाइडिंग विद रेस्पेक्ट टू सम रोटेटिव बॉडी, तो आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से हो सकता है। आप बताओ आगे क्या करें? कुछ करे, एक क्वेश्चन लगाए, कुछ बनाओ, कंपोनेंट ले ले। ये एंगल थीटा मानना पड़ेगा, ये हो गया n cos थीटा, तो n cos थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, और ऐसे ही n sin थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा m g, tan थीटा आ जाएगा g अपॉन ओमेगा स्क्वायर r। पर इस tan थीटा से हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? आपको पता है दुनिया में आप कोई कर्व खींचो और यहाँ पे नॉर्मल का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा हो, और आप एक टेंजेंट भी खींचो, ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। आ गया सबको समझ में? तो ये एंगल आप कह सकते हो कि ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब आपको यहाँ पर स्लोप पता है कितनी आएगी? स्लोप होगी टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा। मानते हो इस बात को? स्लोप कितनी हो जाएगी? टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा। व्हाट इज 90 माइनस थीटा? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो आपको स्लोप मिल गई। आपको ये मालूम पड़ गया कि जिस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम में है वहां पर स्लोप आ रही है ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। आपने आर नहीं बताया, आर कितना होगा? अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो आर कितना होगा? ये सबको समझ में आ गया? आर एक्स कैसे आ गया? आर होगा एक्स, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। एग्री? ये स्लोप आ गया आपका। स्लोप कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। अगर आपको जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वहां का स्लोप पता है, उस फंक्शन की इक्वेशन पता है, तो क्या आप उसका कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? कैसे निकालोगे बताओ? स्लोप का फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स। यहां से आपको कोऑर्डिनेट मिल सकता है। डी बाई डी एक्स कितना आएगा? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। एक्स यहाँ से आ जाएगा, वाई भी आप निकाल। ये सब आइडिया है, आपको आइडिया लगना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब इस हद तक जा सकती है बात। ये ऐसा पहले भी हुआ है, जब हम एनएलएम पढ़ रहे थे तब भी हुआ था ऐसा। तो ये दोनों क्वेश्चन जेईई मेन लेवल के, समझ गए? इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको tan थीटा निकालना पड़ रहा है, दूसरे में भी थीटा निकालना पड़ रहा है। ऐसे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक और दिखाता हूँ आपको सेम टाइप का। आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। पानी आया नहीं यार, क्या हो गया? मैंने कुछ गलत बोल दिया था क्या? समझ नहीं पाया?
हाँ भाई, ओमेगा आपको दे रखा है बच्चों, ओमेगा आपको दे रखा है। एक ब्लॉक आप मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पे रख सकते हो जिससे कि वो बिना स्लिप हुए डिस्क के साथ चले, म्यू आपको दे रखा है। डिटरमाइन द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन block can be placed. Determine the maximum distance from the axis of rotation at which block can be placed so that determine the maximum distance from the axis of rotation where block can be placed so that where block can be placed so that where block can be placed so that क्या हो जाए, so that block remain stationary, so that block remain stationary, सॉरी रिमेन स्टेशनरी गलत बोल दिया, ब्लॉक डू नॉट स्लाइड विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क। करिए, अरे देखो भाई, बिठा दें यहाँ पर एक बंदा, बिठा दिया। हम ये बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, मतलब इससे ज्यादा दूर लेगा तो क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग चालू हो जाएगी। तो इस मैक्सिमम डिस्टेंस में फ्रिक्शन कौन सा होगा, लिमिटिंग होगा। ये आपको बार बार समझना पड़ता है। जब ऐसा शब्द लिखा होता है कि ये कर दिया तो ये हो जाएगा, तो आप समझ जाना इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद लिमिटिंग आने वाली है। ठीक है, ये वो दूरी है जो आपको निकालनी है। ऑब्जर्वर यही बिठा दिया, स्टेशनरी का सवाल है, सबसे पहले क्या लगाओगे, ठीक है, एक ही लगेगा जब ओमेगा कांस्टेंट होता है और स्टेशनरी होता है इसके रेस्पेक्ट में, तो एक ही सूडो फोर्स लगता है, लगा दिए। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। ऊपर क्या लग रहा है, एन, नीचे क्या लग रहा है, एम जी। अब एक और फोर्स बाकी है, फ्रिक्शन। इक्विलिब्रियम का सवाल है, फ्रिक्शन कहाँ लगाओगे, पीछे लगाओगे ना सीधे। पीछे क्यों लगाओगे, क्योंकि आपको मालूम है इस ब्लॉक पे ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, इसको भी तो कोई कैंसिल करने वाला होना चाहिए, तो वो इधर लगेगा। आ गया समझ में। वरना कल तक मैं आपको क्या समझाया था, आप कुछ कह नहीं सकते, इधर भी लग सकता है, एक कंपाउंड इधर आएगा, वो सर्कुलर मोशन के स्टाइल से समझाया था। लेकिन आज कौन सी स्टाइल से समझा रहा हूँ मैं आपको, इक्विलिब्रियम के स्टाइल से। तो वहां तो आप बता पा रहे हो ना किधर आएगा फ्रिक्शन, सबको समझ में आ गया। तो एफ एल कितना आ जाएगा और एन कितना आ जाएगा, हो गया क्वेश्चन खत्म, हो गया ना। एफ एल की जगह क्या लिखोगे, म्यू एन, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम से एम कट जाएगा, जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू जी आ रहा है। ये रिलेशन आ गया बच्चों। आपसे आर पूछा था ना, तो आर आ जाएगा म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। कभी कभी ओमेगा पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम कितने ओमेगा से हम इसको घुमा सकते हैं जैसे कि स्लाइड ना कर, ऐसा भी होता है कभी कभी। ठीक है, अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट रुक जाओ भाई, क्या बोल रहे हो, उससे भी कर सकते थे।